हमारी आदत है अपनी नाअहली, इनकॉम्पिटेंस और कुन ज़हनी को अल्लाह का अजाब का नाम दे के जान छुड़ाने की। दोस्तों, सैलाब से जो तबाही आई है हमारे मुल्क में उसको तो आप देख ही चुके हैं। पिछले ही हफ्ते मैं सिंध का पूरा टूर लगाकर आया हूं एंड लेट मी टेल यू इट्स अ टोटल डिजास्टर। देखें अजीज आनेमन, जो कुदरती आफात होते हैं या नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं वो तो आते रहते हैं, लेकिन दुख तब होता है जब हमारी गवर्नमेंट की, सरकार की इनकॉम्पिटेंस की वजह से, हमारे कलेक्टिव फेलियर की वजह से उस डिजास्टर को मजीद बढ़ा देते हैं। ये आप देख रहे हैं लोग किस तरह सड़कों पर आए हुए हैं, इनके घर बार मवेशी सब सैलाब में बह गए। अपने सफर के दौरान सबसे दर्दनाक वाकया तब पेश आया जब हमने सकरन शहर में किचन को शुरू किया, जिसके थ्रू रोजाना 3 से 4 हजार लोगों को खाना दिया जाता है। जब हम रात को लोगों को खाना देने गए तो देखें एक शख्स ने क्या कहा। आपको मिला खाना? आपके घर में कितने अफराद हैं? हमारे घर में 6 अफराद हैं। हमारे को आज पहला दिन है ये, पहले कभी नहीं रोटी मिली, आज पहला दिन है। अब आपको रोजाना खाना मिलेगा, ठीक है ना? 2 वक्त का खाना आपको कराची रिलीफ ट्रस्ट की तरफ से रोजाना मिला करेगा। आज पहला दिन है हमारे को खाना मिल रहा है। बस दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहें। इन लोगों को पिछले 5 दिन से किसी ने खाना नहीं दिया था। इससे बड़ी इंसानियत की क्या तजलील होगी कि इंसान जिसको अशरफुल मखलूकात बनाया गया है, जिसको अल्लाह ने सबसे ज्यादा अफजल बनाया है, वो रोटी पाने के लिए इधर से उधर भटक रहा है। और इसकी बहुत बड़ी रीजन है हमारी गवर्नमेंट की, हमारी रियासत की, हमारे पूरे मुल्क का कलेक्टिव फेलियर। हम लोग बातें बड़ी बड़ी कर जाते हैं, लेकिन हर दफा हम इसी सैलाब की वजह से जूझ रहे होते हैं। हमारे लोग बेघर हो जाते हैं, हमारी फसलें तबाह हो जाती हैं और हम फिर उसी रिएक्टिव अप्रोच के साथ अवाम के पास चले जाते हैं कि भाई हमारी मदद करो। लिहाजा आज की वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे कि पाकिस्तान में बढ़ते हुए सैलाब की क्या वजह है। क्या डैम्स बनाना ही इस सैलाबी पानी को रोकने का वाहिद हल है? क्या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पाकिस्तान वाकई में बुरी तरह इंपैक्टेड है? इन सब सवालों के ऊपर गौर करेंगे। सो मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। लेट्स बी बैक। इससे पहले के सैलाब की वजूहात के बारे में बात करें, पहले ये देख लेते हैं कि अभी तक हमारे मुल्क को इससे नुकसान कितना हो चुका है। तकरीबन 3.5 करोड़ लोग बेघर हो चुके हैं, 1200 से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है, इकोनॉमी को तकरीबन $12.5 अरब का नुकसान हो चुका है, लाखों एकड़ जमीन बेकार हो चुकी है, और सबसे बड़ी बात यह कि लोगों की मुआशी रीढ़ की हड्डी यानी कि इकोनॉमिक बैकबोन हिल चुकी है। सैलाब की वजूहात की बात करें तो एक बात तो मोस्ट सर्टन है कि पाकिस्तान ग्लोबल वार्मिंग का शदीद शिकार है। इसके बावजूद कि पाकिस्तान का ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट 1% से भी कम है। ये बात मैंने आपसे तब भी डिस्कस की थी जब मैंने बिल गेट्स की किताब हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर को डिस्कस किया था। अनफॉर्चुनेटली बिल गेट्स जैसे जीनियस को हमारे मुल्क में सीरियस नहीं लिया जाता और वो बेचारा हमेशा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का शिकार हो जाता है। हम सबको लगता है कि वो पूरी दुनिया की वेन्स के अंदर चिप डालता फिरता है, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। इन फजूल बेकार की बातों से निकल आए। जब वो आपको वार्न कर रहा था कि भाई ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और जो अंडर डेवलप्ड मुल्क हैं वो सबसे ज्यादा इसके शिकार होंगे, तो हम लोग उसका मजाक उड़ाते थे। एंड हियर यू गो, वी आर सफरिंग राइट नाउ। इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पाकिस्तान में इस दफा 780% से ज्यादा अबव एवरेज रेनफॉल हुई है, जिसने पिछले तमाम सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। शदीद गर्मी और हीट वेव होने की वजह से पाकिस्तान में ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से दरियाओं में पानी की सतह बढ़ रही है। इसको ग्लेशियर आउटबर्स्ट फ्लड्स कहते हैं। ये जो इंडस रिवर है ना दोस्तों, ये पाकिस्तान की जान है। इट फ्लोज ऑल द वे फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ ऑफ द कंट्री। ये इंडस ही है जिसकी वजह से पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। लेकिन जब इस इंडस के अंदर ज्यादा पानी आएगा और हम अपनी गफलत की वजह से इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो यही पानी लोगों की जिंदगी के लिए अजाब बन जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग, इंक्रीज रेनफॉल, हीट वेव्स और ग्लेशियर्स के मेल्ट होने के अलावा एक और बहुत बड़ी वजह है पाकिस्तान में फ्लड्स की, और वो है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ डिजास्टर एंड रिस्क मैनेजमेंट। कहने को तो हमारे पास बहुत सी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं, लेकिन वो बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट और अनप्रोडक्टिव हैं। हर साल या तो फ्लड्स आते हैं या तो ड्राउट यानी खुश्क साली हो जाती है, लेकिन इन लोगों से कभी भी प्रोएक्टिवली काम नहीं होता। भाई जब आपको पता है कि पाकिस्तान इज राइट देयर एट द टॉप ऑफ द हिट लिस्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इंपैक्टेड कंट्रीज, तो क्यों आप लोग प्लानिंग नहीं करते? क्यों आप लोग स्ट्रेटेजाइज नहीं करते? क्यों आप लोग लॉन्ग टर्म नहीं सोचते? एनीवेज, कोई फायदा नहीं है इस रैंटिंग और रेविंग का।
अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम लोग इन फ्लड्स का सामना कर सकते हैं। हम लोग पानी के बहाव को कंट्रोल करने के लिए रॉक बीम्स, रॉक रिप्रैप्स और सैंड बैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और तरीका है सॉइल सीमेंट यूज करने का पहाड़ों पर। अगर आपने पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में ट्रैवल किया है तो आपने ऐसे सीमेंट स्लोप जरूर देखे होंगे पहाड़ों पर, जो ऑलमोस्ट दीवार जैसे नजर आते हैं। ये स्लोप हेल्प करती है पानी को तेजी से बहने की जगह देने के लिए, बगैर ज्यादा नुकसान पहुंचाए। इसको सिंपली आप इस तरह समझ लें कि इट एक्ट्स लाइक अ रोड फॉर द वाटर। अब ये तो इजी सिंपल सॉल्यूशंस हैं छोटे फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इस वक्त जिस तरह के सैलाब का पाकिस्तान को सामना है, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो दुनिया भर में ऐसे फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं डिटेंशन डैम्स। डिटेंशन डैम खास तौर पर सैलाब के पानी को काबू करने के लिए बनाए जाते हैं, जो नीचे की तरफ पानी के बहाव को रोककर सैलाब को कम करने में मदद करते हैं। पानी को एक जखीरे में रखा जाता है, जिसको बाद में आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली छोड़ दिया जाता है। अब सवाल यह आता है कि पाकिस्तान में तो बहुत से डैम्स हैं, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता रहता है? देखिए दोस्तों, पाकिस्तान में डैम्स तो मौजूद हैं, लेकिन वो डिटेंशन डैम्स नहीं है। वो ग्राउंड वाटर को ही सेव करते हैं और उसी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और फसलों को पानी दिया जाता है। डैम्स कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल अगर उन्हें सही तरह और सही जगह पर बनाया जाए, जैसे कि कालाबाग डैम। कालाबाग डैम एक आइडियल लोकेशन पर मौजूद है, क्योंकि वहां पर पहाड़ों की कटाई ऐसी है जिसकी वजह से डैम की कॉस्ट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाती है। इसके अलावा वहां टेक्टोनिक प्लेट्स भी मौजूद नहीं है, जिससे ज़लज़ले का खतरा भी नहीं रहता। डैम्स बहुत ही बड़ा, बहुत ही कॉस्टली प्रोजेक्ट होता है और इस वक्त पाकिस्तान के लिए नेशनल कंसेंसस पैदा करना कालाबाग डैम पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन पिछले 50 सालों से हम लोग लड़ते चले जा रहे हैं कि इस डैम को बनाना है या नहीं। ऐसे ही मसलों को सुलझाने के लिए मुल्कों को चाहिए होते हैं स्टेट्समैन, ली कुआन यू और महातीर मोहम्मद की तरह। अनफॉर्चुनेटली कायदे आजम के बाद वी हैवंट हैड अ सिंगल लीडर हु कुड क्रिएट नेशनल कंसेंसस। एनीवेज, इंटरेस्टिंगली एक और लोगों का ग्रुप है जो समझता है कि पाकिस्तान में डैम्स बनने से फायदे की बजाय नुकसान होगा। ये लोग डैम्स बनने के सख्त खिलाफ हैं। इस बात में बिल्कुल शक नहीं कि पाकिस्तान में पानी की कमी नहीं है, लेकिन हमारा मसला है इक्वल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का। सबसे ज्यादा पानी हमारी फसलों को जाता है, विच कॉन्ट्रीब्यूट्स 18.9% ऑफ आवर जीडीपी। हमारे पास पानी को सही तरह यूटिलाइज करने के रिसोर्सेज मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से काफी लोग सफर करते हैं। अगर इन सूरतों में डैम बनाया भी जाता है तो इसका यूज होगा फ्रेश वाटर सप्लिकेशन के लिए, ना कि फ्लड्स रोकने के लिए। अब क्योंकि पाकिस्तान में वाटर फ्लो का सिस्टम नहीं है, इसीलिए कालाबाग डैम और दिया मीर भाषा डैम बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है फिल होने के लिए। इस साल की रेनफॉल हटा के जो एवरेज रेनफॉल है उसमें कम से कम 10 साल लगेंगे कालाबाग डैम को 75% फिल होने के लिए। इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स बनाए जा सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, लेकिन सिंपल कैलकुलेशन से यह साबित होता है कि एक 100 वॉट का बिजली का बल्ब जलाने के लिए आपको 1 लाख रुपए का खर्चा करना पड़ेगा अगर वो डैम की इलेक्ट्रिसिटी से जलाया जाए। मैं पर्सनली इस थ्योरी से एग्री नहीं करता, क्योंकि अगर आप इंडिया को देखें तो आजादी से अब तक वो लोग 4000 से ज्यादा डैम्स बना चुके हैं, जबकि वीज़ावी पाकिस्तान ने सिर्फ 150 के करीब डैम्स बनाए हैं। अब दोस्तों, फैसला आपने, मैंने और हमारी हुकूमत ने करना है कि हम सारी उम्र कालाबाग डैम के ऊपर लड़ते रहेंगे या अपने मुल्क के लिए कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे हमारी पोस्टेरिटी, हमारी फ्यूचर जनरेशंस पानी के अंदर रहने के बजाय पानी से ऊपर रहेंगे। ये फैसला हम लोगों ने बहुत जल्द करना है, क्योंकि वक्त हम लोगों के हाथों से निकलता चला जा रहा है। वीडियो का इख्तिताम करता हूं एक शेर से। वक्त जू जू राय गां होता गया, जिंदगी को काम याद आने लगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।